हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एमपीएच 006 क्लासिकल मैकेनिक्स 2। ओके। ये जो पेपर है ये भी जून 2024 का पेपर है, जो प्रीवियसली हो चुका पेपर। ये एक ही पेपर हुआ है अभी। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसमें 50 मार्क्स के पेपर होते हैं और हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं वो चेक कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चंस टोटल है, करने 5 है हमें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट का पार्ट है। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा, बीच में जो भी कंसेप्ट होंगे वो कंसेप्ट्स थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, शो दैट इफ द लैग्रेंजियन of a system is invariant under a uniform translation, वेक्टर आर आई, ये आर आई डैश होगा, वेक्टर आर आई डैश इक्वल्स टू वेक्टर आर आई प्लस ये एप्सिलॉन, इस सिंबल को तब पता ही होगा, वेक्टर एप्सिलॉन द टोटल linear momentum of the system is conserved. Vector epsilon is the infinitesimal displacement। मतलब इन्फिनेटिजिमल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? सबसे कम, मतलब उससे कम और नहीं हो सकता। मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें यहाँ दिखाना है कि जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, वो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये डैश होगा यहाँ पे, मैं इस ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, आर आई डैश है। ठीक है, वेक्टर आर आई डैश। ओके, तो स्टार्ट किया जाए सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, और ये है हमारा पार्ट ए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के। क्वेश्चन 1 में दो पार्ट है, ए और बी, 5 मार्क्स ईच, टोटल हो गए 10 मार्क्स। नाउ स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर an arbitrary small uniform displacement, a small uniform displacement of all the particles in a closed system
ओके, तो हमने एक कंसिडर कर लिया कि क्लोज सिस्टम है, ठीक है, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है सभी पार्टिकल्स, उस क्लोज सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी का यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, का मतलब एक जैसा डिस्प्लेसमेंट, small arbitrary small uniform displacement of all the particles in a closed system, मतलब हमने ऐसा कंसिडर किया कि एक सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं क्लोज सिस्टम में सभी का आर्बिट्ररी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। क्लियर? नाउ द लैग्रेंजियन of the system should not change in this case। मतलब इस केस में लैग्रेंजियन सिस्टम जो वो चेंज नहीं होना चाहिए। आगे, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स coordinates we can write this displacement as, जो क्वेश्चन में दिया है, वेक्टर आर आई डैश इक्वल्स टू वेक्टर आर आई प्लस वेक्टर एप्सिलॉन। ये क्वेश्चन में गिवन है, वेयर वेक्टर आर आई डैश, पहले आर आई लिख लें, वेक्टर आर आई and vector ri dash are the position vectors of the ith particle of the ith particle before and after the infinitesimal displacement, before and after the infinitesimal
displacement vector epsilon respectively. Okay, now ये क्लियर, ये जो आर आई है, आर आई ये है डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट से पहले, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है इससे पहले, और आर आई डैश वेक्टर आर आई डैश है डिस्प्लेसमेंट के बाद। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में कुछ इस तरह। नाउ we can write now we can write the equation 1 in terms of the Cartesian coordinates as in terms of Cartesian coordinates as, अब देखो यहाँ पे अगर हम लिखें वेक्टर आर आई डैश तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, एक्स आई डैश। ठीक है, एक्स कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर का क्या होगा, एक्स आई डैश इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स आई वेक्टर आर आई का एक्स कंपोनेंट प्लस एक्स कंपोनेंट या फिर एक्स कोऑर्डिनेट का हो, कोऑर्डिनेट्स को ही कंपोनेंट कहते हैं, तो एक्स आई डैश इक्वल टू एक्स आई प्लस एप्सिलॉन एक्स। दूसरा क्या है, तो वाई कोऑर्डिनेट पे चलेंगे, क्या होगा, वाई आई डैश इक्वल्स टू क्या होगा, वाई आई प्लस एप्सिलॉन वाई। फिर क्या आएगा, जेड आई डैश, क्या लिखोगे, जेड आई प्लस एप्सिलॉन जेड। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे आगे अब हम इसे लैग्रेंजियन में लिखेंगे, द चेंज, नेक्स्ट, the change in the Lagrangian the change in the Lagrangian due to this infinitesimal displacement
infinitesimal can be written as हमें यहाँ पर लिखना है अप टू फर्स्ट ऑर्डर इन द डिस्प्लेसमेंट तो अब हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह चेंज इन लैग्रेंजियन मतलब डेल्टा एल क्या है डेल्टा एल चेंज इन लैग्रेंजियन अब क्योंकि एक्स डायरेक्शन क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिख रहे हैं तो एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में हम लैग्रेंजियन चेंज दिखाएंगे तो ये इक्वल टू होगा समेशन कर्ली एल या डेल एल बोल सकते हो डेल एक्स आई प्लस डेल एल अपॉन डेल वाई आई वाई कुछ ज्यादा ही अच्छा लिख दिए थे डेल वाई आई और हाँ इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट जो इसके साथ है वो तो लेना ही लेना है ना डेल एल डेल वाई आई एप्सिलॉन वाई फिर प्लस डेल एल अपॉन डेल जेड इसे करली भी कहते हैं इस सिंबल को एप्सिलॉन जेड तो ये आ गया अब देखो ये जो एप्सिलॉन एक्स है एप्सिलॉन वाई है एप्सिलॉन जेड है हम इसे एक साथ मतलब अलग से कॉमन लेकर के लिखते हैं तो हम इसे लिखेंगे देखो तीनों कंपोनेंट है साथ में ना एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड तो हम एप्सिलॉन वेक्टर एप्सिलॉन इसे अलग कर लेंगे और बाकी जो है डेल एल अपॉन डेल एक्स आई क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में चेंज है करेक्ट है तो अब एक बात और यहाँ पर जो वेक्टर एप्सिलॉन लिखा है मैंने ये किस लिए लिखा है एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड इसे हम वेक्टर एप्सिलॉन ही तो लिखेंगे और हाँ यहाँ पे डेल एल अपॉन डेल एक्स आई तो साथ में हम एक यूनिट वेक्टर भी यूज करेंगे आई कैप किन के साथ इनके लिए ठीक है ब्रैकेट के अंदर आई कैप प्लस फिर डेल एल डेल वाई जे कैप प्लस डेल एल डेल जेड आई के कैप इस फॉर्म में लिख लिए ठीक है अब देखो एप्सिलॉन को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन डॉट आई कैप क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में थी इसको एप्सिलॉन एक्स लिखेंगे तो एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड इन तीनों को हम बाहर ले लिए और क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पर जो कंसेप्ट किया था देखो एक बार मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये कि जब हम स्टेटमेंट लिख रहे थे यहाँ पर क्या लिखे थे लेट अस कंसीडर जरा देखो इस पैराग्राफ को लेट अस कंसीडर an arbitrary small uniform displacement of all particles
इन अ क्लोज सिस्टम, मतलब सभी पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट का मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट। तो अब चाहे जो भी डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है, तो वो तो सेम ही होगा। अब यहाँ पर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लिए हैं। तो एप्सिलॉन आई कैप, तो एप्सिलॉन एक्स को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आई कैप, एप्सिलॉन वाई को लिख सकते हैं एप्सिलॉन जे कैप, और एप्सिलॉन जेड को लिख सकते हैं एप्सिलॉन के कैप। ठीक है, तो इसलिए एप्सिलॉन हमने बाहर रखा है। नौ, अब हम यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएंगे। ठीक है, तो नौ, उससे पहले एक और बात, हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर कितना देते हैं, 3, 3 नंबर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो x डेल एक्स आई है, करली एल बाय करली एक्स आई, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो हम इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम देख भी सकते हैं, ये पहले भी आप देखे हो, उसमें पेपर जो था MH002 में, एक्स आई डॉट एक्स आई डॉट डैश इक्वल टू, ये क्या होगा, इसे हम ले लेंगे एक्स आई डॉट, उसके बाद वाई आई डॉट, इसे हम क्या लेंगे, वाई आई डॉट, ये डैश, याद रहे डैश है, और जेड आई डॉट इक्वल टू हम क्या लेंगे, जेड आई डॉट। ठीक है, ये हम एक कंडीशन है, आपने इसमें थियरी तो मैंने इसमें नहीं पढ़ाया आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे कि लैग्रेंजियन जो है इनवेरिएंट अंडर ट्रांसलेशन, उसके लिए एक कंडीशन होता है। ठीक है, तो इनवेरिएंट मतलब चेंज नहीं करेगा। ओके, चेंज क्या नहीं करेगा, तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स है और हम ये कोऑर्डिनेट्स है, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को चेंज नहीं करेंगे, तो मतलब चेंज कर दें, दो डिफरेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन लैग्रेंजियन उसके लिए चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये चीज अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स आई डैश, जस्ट वेट, ठीक है, किसके लिए ये सब जो है, फॉर द लैग्रेंजियन टू बी इनवेरिएंट to be invariant under translation, we must have
from we must have del L x comma y comma z इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। मतलब समझ में आया कि लैग्रेंजियन जो है वो चेंज नहीं करेगा डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो ये जीरो होगा। तो अब लैग्रेंजियन जो हमने ऊपर लिखा है इक्वेशन, समेशन ऑफ क्या है देखो, समेशन ऑफ करली एल अपॉन करली एक्स आई आई कैप, हाँ एप्सिलॉन बाहर है ब्रैकेट से, बाकी इसी को लिखना है। तो ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा वेक्टर एप्सिलॉन, यहाँ आई दे दो क्योंकि आइथ पार्टिकल के लिए हम लिख रहे हैं, डेल एल अपॉन डेल एक्स आई आई कैप प्लस डेल एल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एल अपॉन डेल जेड आई के कैप, ये इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जीरो। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। नो, फ्रॉम यूलर Lagrange's equations, now from the EL equations of motion, EL equations of motion, for each Cartesian coordinate we get for all I। अब देखो इन सब के लिए अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, EL इक्वेशन तो आपको पता ही है, तो क्या क्या बनेगा देखो। तो पहले हम लिखेंगे d अपॉन डी टी, डेल एल अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल एक्स आई डॉट, याद रखिएगा ये डेरिवेटिव है, माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स आई इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। देन ये क्या बनेगा, तो यहां से आ जाएगा डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स आई इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल एक्स आई। इक्वेशन 5, इसका नाम दे दो 5A, इक्वेशन 5A। अब इसी तरह बाकी सब भी चेक कर लेंगे, सब में लगा दो ईएल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ईएल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे दूसरे के लिए तीसरे के लिए, तो अब ये देखो हम इसे लिख सकते हैं सिमिलरली,
तो डी अपॉन डी टी क्या आएगा, डेल एल अपॉन डेल वाई, वाई डॉट इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल वाई, वाई आई। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 5b। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एल डेल जेड आई डॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल एल अपॉन डेल जेड आई, इक्वेशन 5c। अब इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखा है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 देख रहे हैं आप, इसमें डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल एल अपॉन डेल वाई आई, इन सबको रिप्लेस करेंगे जो वैल्यू नीचे लिखे हैं उसके द्वारा। ठीक है, नाउ रिप्लेसिंग फ्रॉम इक्वेशन जो भी 5 है, इक्वेशन 5, अब उसको रिप्लेस करना है किसमें, इक्वेशन 4 में। ठीक है, बाय replacing the term from equation 5, 5a, 5b, 5c, equation 5 into equation 4, we get, अब ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ, तो क्या था, वेक्टर एप्सिलॉन था, और डेल एल अपॉन क्या था देखो, ये था डेल एल अपॉन डेल एक्स आई, आई कैप। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे डी अपॉन डी टी, और क्या आया था, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट आई, आई कैप। ठीक है, प्लस इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, एप्सिलॉन बाहर होगा, ये आई आई पार्ट के लिए लिख रहे हैं, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल वाई आई डॉट जे कैप प्लस डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल जेड आई डॉट, डॉट आने रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा है, डेल जेड आई डॉट के कैप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। नाउ अब आप ये चेक करो कि ये जो, अगर मैं लिखूं डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी आई। ये जो पी आई है इसे हम क्या कहते हैं, पी आई इज द कैनोनिकल मोमेंटम, या फिर हम इसे जनरलाइज्ड मोमेंटम कहते हैं,
कंजुगेट टू क्यू आई। क्या है पी आई? पी आई इज, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, व्हाट इज पी आई, यहाँ इक्वल टू दे करके लिख दे रहे हैं। पी आई क्या है? तो पी आई इज द कैनोनिकल मोमेंटम और हम इसे कहते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम। जनरलाइज्ड मोमेंटम कंजुगेट टू क्यू आई। ओके, तो अब इस केस में डेल एल अपॉन डेल एक्स आई डॉट, इसे हम क्या कहेंगे? लिनियर मोमेंटम। अब लिनियर मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? m1 x1 डॉट, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x1 क्या कहलाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो इन दिस केस यहाँ लिख रहा हूँ, इन दिस केस डेल एल अपॉन डेल एक्स आई is the familiar linear momentum is the familiar linear momentum जो कॉमन हम जानते हैं। क्या होगा? ये हो जाएगा एम आई, ith पार्टिकल का मास, वी आई, और वी आई को कैसे लिखोगे वेलोसिटी को? तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई। ओके, सो इक्वेशन इक्वेशन नंबर 6 जो है, अब उसे हम कैसे लिख सकते हैं? सो इक्वेशन 6 इज, अब उसमें, उस इक्वेशन में क्या था? तो सबसे पहले ये तो वेक्टर एप्सिलॉन अलग रखें। अब आप देखो यहाँ पे डेल एल बाय डेल एक्स, ध्यान देना, यही है ना, डेल अपॉन डेल एक्स आई। तो इसे हम क्या लिखेंगे? ये हो गया मोमेंटम पी एक्स। क्लियर? तो ये हो जाएगा मोमेंटम पी एक्स लिखो, या एम आई एक्स आई डॉट लिखो। तो एम आई एक्स आई डॉट को क्या लिखेंगे? पी एक्स मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और डेल एल अपॉन डेल एक्स आई को क्या लिखेंगे हम लोग? पी एक्स। क्लियर? आई क्या है? अब इसी तरह पूरा इक्वेशन हम कंप्लीट करेंगे। डी अपॉन डी टी, दूसरा क्या था? डेल एल अपॉन, लिखना नहीं है, अब डेल एल अपॉन डेल वाई कैप था। हाँ, डेल वाई, सॉरी डेल वाई डॉट, है ना, डेल वाई डॉट था। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है,
ये डॉट है यहाँ पे, ठीक है। तो डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट, डेल वाई आई डॉट, उसे हम क्या लिखेंगे, पी वाई जे कैप लगा दें साथ में, प्लस डी अपॉन डी टी, क्या आ जाएगा, पी जेड के कैप, और ये पूरा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। इक्वेशन नंबर 7। कहाँ तक इक्वेशन आया था, 7। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, which is जस्ट, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी, यहाँ आई लिखना है, ith पार्ट के लिए लिख रहे हो, तो डी अपॉन डी टी एप्सिलॉन, वेक्टर एप्सिलॉन, समेशन, डी अपॉन डी टी कॉमन लिए बाहर, ये देखो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, क्या बचेगा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ठीक है। तो ये जो आया, जो हमने लिखा है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, उसे चेक करो, वो पूरा का पूरा मोमेंटम है ना। ये क्या है, सम ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, मतलब वेक्टर सम है ये। तो ये हो गया रिजल्टेंट मोमेंटम, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट मतलब, तो उसे मैंने, उसे आपको क्या लिखना है, पी, वेक्टर पी, तो पी हो गया रिजल्टेंट, तो dp बाई डी टी कंप्लीटली, ये आ गया dp बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, ओके, ये आ गया dp बाई डी टी इक्वल टू जीरो। नंबर 8, और dp बाई डी टी जीरो, यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, वेयर हमने p जो लिखा वो किसके लिए लिखा, वेक्टर p, यह है समेशन ऑफ पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप इक्वल्स टू वेक्टर p, और वेक्टर p क्या है, इज द टोटल linear momentum of the system, is the total linear momentum of the system, ठीक है। सो if delta L equals to 0, if delta L equals to 0, मतलब डेल्टा L इक्वल टू जीरो समझ में आना, चेंज इन लैग्रेंजियन, ये जीरो है मतलब लैग्रेंजियन क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए, इनवेरिएंट मतलब चेंज ना करे जो। तो डेल्टा L इक्वल टू जीरो फॉर
an infinitesimal translation for an infinitesimal constant, sorry, infinitesimal translation r I s वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, r I वेक्टर वेक्टर एप्सिलॉन the component of the total linear momentum the component of the total linear momentum of the system along vector E नहीं एप्सिलॉन कहते हैं सिंबल को, along vector epsilon is a constant of motion, is a constant of motion. ठीक है, और क्योंकि वेक्टर ई जो है आर्बिट्ररी है, तो टोटल लिनियर मोमेंटम जो है अलोंग ऑल डायरेक्शंस क्या होगा, जो तीनों कंपोनेंट होंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख भी सकते हो, लिख देते हैं however, ऐसे जरूरत नहीं है। however vector E is arbitrary, vector E is arbitrary the total linear momentum the total linear momentum along all directions and hence all three components तीनों कंपोनेंट कौन कौन सा हो गया, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट, all three components are always conserved, are always conserved
फिर सो फाइनली हम लिखेंगे सो if the Lagrangian of a system is invariant, so if the Lagrangian of a system is invariant under a uniform translation under a uniform translation the total linear momentum of the system is conserved. Of the system is conserved. तो ये कंप्लीट आंसर है. अब आप इसे जितना शॉर्ट में लिख सकें वो आप पर डिपेंड करता है. ठीक है, हमें यही दिखाना था कि टोटल अगर अगर लैग्रेंजियन सिस्टम इनवेरिएंट होगा अंडर यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन तो फिर टोटल लिनियर मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो कंजर्व्ड होगा. ये चीज हमें शो करना था, प्रूफ करना था, जो कर दिया गया. ठीक है, तो अब इसे आप जितना कम में लिख सकें वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना शॉर्ट कर सकते हो इसको. ठीक है, ये कंप्लीट आंसर है. अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसा है इसमें मैंने साथ साथ इम्पोर्टेंट मतलब हम इम्पोर्टेंट भी लिख रहे हैं साथ में. एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आते हैं इग्नू में जो भी आ रहे हैं, जो ट्रेंड है अभी, ऐसे क्यू, एग्जाम्पल क्वेश्चंस और टर्मिनल क्वेश्चंस, इसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे. ठीक है, अगर आप ऐसे क्यू सारा कर जाओ, एग्जाम्पल सारा कर जाओ और टर्मिनल क्वेश्चन सारा कर जाओ तो फिर पेपर अच्छा हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो. यही ट्रेंड है इसका इग्नू एग्जाम का. ठीक है, आप ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो यही एक तरीका है. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 1.1, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट मतलब ब्लॉक जो है, ब्लॉक वन का यूनिट वन. ब्लॉक वन क्या है? हैमिल्टनियन डायनामिक्स. इसका यूनिट वन है सिमेट्री, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड न्यूथर्स थ्योरम. तो ये जो है सिमेट्री, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड न्यूथर्स थ्योरम, ये फर्स्ट यूनिट है हैमिल्टनियन डायनामिक्स का.
ठीक है, पेपर वही है, MPA 006। तो मैं साथ साथ एग्जाम्पल एग्जाम्पल SAQ और टर्मिनल क्वेश्चन जितना हो पाएगा मैक्सिमम, क्योंकि 2-3 करेंगे तो आइडिया मिल ही जाता है, बाकी हो ही जाएगा, फिर उसी तरह होगा सारा, एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है, बहुत जल्द, 2-3 घंटे के बाद, या आफ्टरनून में, या फिर इवनिंग में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, समर 2024 का। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ये मैंने किया है पार्ट ए। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट बी करेंगे, और उधर से एग्जाम्पल और SAQ के भी क्वेश्चंस करेंगे यूनिट 1 के, ठीक है, वो भी साथ साथ में चलेंगे। ओके, तो आज की कहानी खत्म करते हैं यहाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।